जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार। एक बार फिर से हम वापस आए हैं अब की बार क्लास 12 के लिए लेकर के फिजिक्स पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में हम लोग चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और चैप्टर 9 आप जान ही रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है। और हम इस चैप्टर का आज का बेसिक है, आज का लेक्चर नंबर 1 है। और इस बेसिक में हम लोग रे ऑप्टिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो हम इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लेकर के इसको बहुत सीरियसली हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में इस रे ऑप्टिक्स का बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ओके, तो शुरू करने से पहले बच्चों एक बार फिर से आप लोगों का सबका स्वागत है आपके पूरे चैनल फीड वाला फिजिक्स में। और हम लोग फिजिक्स को फील करते हुए पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो लाइट, जिसको हम एनर्जी का एक फॉर्म कहते हैं, तो ये लाइट को स्टडी करने के लिए दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी आपकी बन चुकी है रे ऑप्टिक्स और दूसरी कैटेगरी आपकी बन चुकी है वेव ऑप्टिक्स। अब जरा समझें। अब एक चीज़ है, लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट का मतलब हम लाइट को एक तरीके से समझने के लिए ऑप्टिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइट को कितने कैटेगरी में बांटा गया बच्चों? दो कैटेगरी में। एक रे ऑप्टिक्स है और दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में क्या है कि लाइट को हम लोग रे कंसीडर करके चलेंगे। इसका मतलब इन दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में लाइट क्या कंसीडर की जाएगी बाबू? तो लाइट इज कंसीडर एज रे। क्या कंसीडर करके चलेंगे बच्चों? रे के फॉर्मेट में कंसीडर करेंगे। और इसमें लाइट को क्या कंसीडर करेंगे कि इन दिस क्लासिफिकेशन लाइट इज कंसीडर्ड एज वेव। तो फर्क साफ है। तो फर्क साफ क्या है कि लाइट को पढ़ना है तो दो पार्ट में हम लोग इसको ब्रेक कर दिए हैं। पहला पार्ट रे ऑप्टिक्स, दूसरा पार्ट वेव ऑप्टिक्स। तो अभी हम शुरू करने चल रहे हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स। इसके बाद वाले चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब बस ऐसा आप समझिए कि लाइट को लेकर के लाइट का एक हिस्सा बस पढ़ना है अपने को। तो ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो चलते हैं। तो हमें पहले रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ये आप क्लास 10th में आप पढ़े भी हैं, और ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा पहला टॉपिक आप आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमें बच्चों यही पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आपने क्लास 10th में ऑफ कोर्स पढ़ा होगा। तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई टेनिस का गेंद लिया और टेनिस को गेंद को हम क्या करते हैं कि किसी सरफेस पर ऐसे थ्रो करते हैं। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो टेनिस बॉल ऐसे जाती है, सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। सेम फिनोमेना किसके साथ होता है? लाइट के साथ होता है। देखो बच्चों, लाइट वैसे कई सारी फिनोमेना दिखाती हैं। लाइट फिनोमेना दिखाने को लाइट बहुत सारी फिनोमेना दिखाती हैं। जैसे लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाता है, फिर पोलराइजेशन भी दिखाता है, डिफ्रैक्शन भी दिखाता है, इंटरफेरेंस भी दिखाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाता है। कहने का मतलब कि लाइट जो है बच्चों, वो बहुत सारी फिनोमेना को दिखाता है, जिनमें से कुछ बेसिक फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं। उन सभी फिनोमेना में से पहली फिनोमेना कौन सी है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसी को अपने को पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक तरीके से क्या है बच्चों? एक नेचुरल फिनोमेना है। पहली बात तो ये समझ सकते हैं कि ये क्या है? इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। ये एक नेचुरल फिनोमेना है।
नेचुरल फिनोमेना का मतलब कि नेचर में ऑटोमेटिक ये होती रहती है, इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक कहीं भी जैसे ये होता रहता है, ऐसे ही नेचर के एक फिनोमेना है ये। अच्छा, नेचुरल फिनोमेना है ये, तो बात समझ में आ गया। ये है क्या? तो ये कह सकते हैं कि इट इज बाउंस बैक। क्या चीज बच्चों? बाउंस बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम। यही कि तो कहना है सेम मीडियम। मतलब सेम मीडियम का क्या मतलब हुआ? सेम मीडियम का मतलब हुआ बच्चों कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस चली भी जाएगी। तो बाउंड इट इज व्हाट? इट इज बाउंस बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम फ्रॉम एनी ओपैक सरफेस। और सरफेस भी कैसा रहेगा बाबू? ओपैक सरफेस का मतलब ये होगा कि नॉन ट्रांसपेरेंट। ओपैक का मतलब क्या होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट ना हो बच्चों, जिसमें आर पार देखा न जा सके, या यूँ कहिए कि जिससे लाइट क्रॉस न कर सके। क्रॉस करेगी तो बाउंस बैक कैसे होगी? सीधी बात है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंस बैक है। तो ठीक है, ये पूरी बात हम समझ पा रहे हैं। देखो बच्चों, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बेसिक हम लोग एक सेटअप बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे होता है। ज़रा देखो, ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमने एक ओपैक सरफेस लिया है। क्या सरफेस लिया है? ओपैक सरफेस लिया, मतलब लाइट आर पार नहीं जा सकती है। तो ये मान लीजिए कि एक लाइट की रे आ रही है, तो इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। देखो बच्चों, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जहाँ पे लाइट गिरेगी वहाँ पे अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। ठीक है, जहाँ लाइट गिरनी है वहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जो भी एंगल हम लोग लेंगे वो हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। तो ये इंसिडेंट एंगल है। आई कौन सा एंगल है बच्चों? ये है इंसिडेंट एंगल। तो ये है अपना इंसिडेंट एंगल। और देखो, और होता क्या है कि अब ये आएगी तो इंसिडेंट एंगल है, अब ये उतना ही एंगल बना के चली भी जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ठीक है, इसके जरा लॉ पढ़ लेते हैं। लॉ, तो लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो बेसिक है, बहुत कुछ खास बात है नहीं इसमें। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला क्या है? देखें, पहला लॉ क्या है? तो देखिए बच्चों, ये एक पॉइंट जरा देखो, पॉइंट का ये पूरा प्लेन देखिए। तो पॉइंट इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसी पॉइंट पर ये रे गिर रही है। तो ये पॉइंट देखिए, तो इसी पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके गिरी भी, तो यहीं पर इसी पॉइंट पर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है बाबू? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे समझो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अच्छा, यहीं पे आपने नॉर्मल भी खींचा है, तो नॉर्मल भी यहीं से होकर जा रहा है, तो यहीं पे क्या है बाबू? पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी है। बहुत सही। और यहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी जा रही है। ये इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है? तो रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे बच्चों। बहुत सही। ठीक है, तो यहीं पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी, तो यहीं पे क्या है? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखें, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अब यदि लाइट यहाँ गिरी तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट हो गए, लाइट यहाँ गिरती तो तीनों पॉइंट यहाँ हो जाते, लाइट यहाँ गिरती तो तीनों पॉइंट यहाँ हो जाते। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जब भी रहेंगे तो सेम प्लेन पर रहेंगे, किसी और प्लेन पर नहीं हो सकते हैं। तो यही हमारा रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हो जाता है। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर क्या? फिर पॉइंट ऑफ नॉर्मल, और उसके बाद क्या? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई एट सेम प्लेन। लाई एट क्या? हाँ, लाई एट सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करेगा और कहीं दूसरे प्लेन पे लाई नहीं करेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हो गया। बहुत सही। ठीक है, ये तो बात अपने को समझ में आ रही है बाबू। देखो, ये
रिफ्लेक्शन का एक्चुअल लॉ नहीं है, मतलब ये चीज़ आप अभी आप आगे पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन में भी ये नियम देखेंगे, इसका मतलब ये नियम कॉमन है। तो कॉमन का मतलब तब दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी ये लॉ, इसका मतलब ये लॉ एक नॉन इफेक्टिव लॉ है, ऐसे समझो आप। हाँ, लेकिन एक दूसरा भी नियम है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा नियम ये है बच्चों कि ये जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली भी जाएगी। मतलब ये है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द क्या, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऐसे समझ लें, रिफ्लेक्टेड एंगल। बहुत सही। इसका मतलब है कि एंगल आई बराबर क्या होगा बाबू, एंगल आर होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आई जितना होगा उतना ही आर होगा, आई बराबर आर। यही आपका असली में रिफ्लेक्शन का लॉ है। मतलब ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव लॉ, इसी को हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, इफेक्टिव लॉ, ठीक है, या एक्चुअल लॉ भी बोल देते हैं कितने लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो, रिफ्लेक्शन का जो असली नियम है ना वो सेकंड लॉ है, ठीक है। ये तो कॉमनली दोनों में मिलेगा, रिफ्रैक्शन में भी मिलेगा और रिफ्लेक्शन में भी मिलेगा, ठीक है। तो हम ये तो बातें समझ लिए। अब हम जरा प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखते हैं और इमेज का फॉर्मेशन भी देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और इमेज का फॉर्मेशन। तो पहले हम प्लेन मिरर भी समझ लेते हैं, तो उसके बाद प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन भी समझ लेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। देखते हैं। तो अभी हमें समझना है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो ये देखते हैं, तो हम एक पॉइंट बनाते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो यहाँ पॉइंट बनाते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन देखते हैं हम लोग। तो ये हमें यही पढ़ना है भाव, प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर एक्चुअल में होता क्या है, प्लेन मिरर का मतलब ये होगा बच्चों कि जैसे आप ऐसे समझिए कि एक हमने ग्लास का ट्रांसपेरेंट शीट लिया है, क्या लिया है, ग्लास का ट्रांसपेरेंट शीट लिया है। इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट शीट है ग्लास का। अब करते क्या है कि एक साइड, अच्छा ये एकदम प्लेन शीट है, प्लेन शीट का मतलब ये है कि कहीं से ये मुड़ा हुआ नहीं है, मतलब पूरा एकदम स्ट्रेट, एकदम प्लेन है। प्लेन का मतलब ये है कि इसकी रेडियस जो होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी बच्चों, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी, ऐसे आप समझ सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक ग्लास का प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं, फिर उसको एक साइड से पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश किसका करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड या ऐसे समझ लो कि जिंक ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड का पॉलिशिंग कर दिया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये है हम लोग का प्लेन मिरर। क्या बाबू, ये है हम लोग का प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर में हमने एक साइड क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया हुआ है। अब देखिए, अब ये बन गया है ओपैक। क्या बन गया है बाबू, ओपैक बन गया है। अब यहाँ से लाइट आर पार नहीं जा सकती है, ये इसका फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, अब ये तो बात अपने को समझ में आ रही है। देखें होता क्या है कि अब एक चीज देखिए, अब यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन समझना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए होता क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है, लाइट रे इस पूरे मिरर के हर पॉइंट पर जाती है। ये पक्की बात है। क्या कंफर्म बात है, 110% क्या गारंटी वाली बात है, तो 110% गारंटी वाली बात ये है कि यहाँ से जो लाइट होगी वो मिरर के ऐसा नहीं है कि यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे केवल कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल पॉइंट पे ही पड़ेंगे, नहीं। रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ईच पॉइंट ऑन दिस मिरर। ये चीज हमेशा याद रखने वाली बात है कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट होगी वो मिरर के हर एक पॉइंट पर गिरती है। हाँ, ये अलग मैटर है कि हम रे डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए, या यूं कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्स ना हो, उसके लिए हम लोग एक या दो रे लेकर के समझ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें,
अब सोचो कि यहाँ से लाइट ऐसे गई, ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसे गई, तो जहाँ गिरी वहाँ पे अपने को क्या खींचना है बच्चों? नॉर्मल खींचना है। बहुत सही, बढ़िया बात। तो यहाँ पे हमने क्या खींच लिया? नॉर्मल खींच लिया, ठीक है। अब किसी एंगल से वो गई होगी, तो मान लो थीटा एंगल से गई होगी, तो ये थीटा एंगल क्या बाबू? हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब क्या होगा कि जितने एंगल से ये गई है उतने एंगल पे ये चली भी जाएगी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बाबू? थीटा। बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ से देखो बाबू, यहाँ से ये एकदम इस पर परपेंडिकुलर यदि पड़ता, परपेंडिकुलर, तो फिर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो इसी पाथ पर वापस आ जाएगा। तो अब देखा, अब यहाँ से इधर भी तो पड़ सकता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या खींच लिया? नॉर्मल खींच लिया। जिस एंगल से मान लीजिए थीटा डैश से गया, तो थीटा डैश से क्या होना है? वापस भी इसको आना है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से देखो बाबू, अब हो क्या रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट गई वह मिरर पे गिरी, और मिरर पे गिरने के बाद यहाँ गिरी तो इधर चली गई, यहाँ गिरी तो इधर चली आई, और यहाँ गिरी तो सीधे चली गई। अब सोचो, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है कि इमेज तभी बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कब बनता है? तो इमेज तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब ऐसा समझो आप कि इमेज केवल रिफ्लेक्टेड रे से ही बन जाता है। वो रिफ्लेक्टेड रे से, इस रे से चाहे इस रे से चाहे इस रे से बनेगा, इंसिडेंट रे से कभी नहीं बनता है, ये पक्की बात है। अच्छा, उसके बाद बनने के लिए इमेज कहाँ बनेगा? उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। लेकिन देख क्या रहे हैं कि ये रे इधर भाग जा रही है, ये रे इधर भाग जा रही है, तो इंटरसेक्ट करने का कोई चांस नहीं बन रहा है। तो हाँ, तो आगे ये सब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि ये सब पीछे के तरफ मिलाएं, तो ये पीछे के तरफ क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट कर सकते हैं। देखो बाबू, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इंटरसेक्ट किया। तो अब जरा सोचो कि यदि हम यहाँ पे अपनी आईज लगाकर, क्या लगाकर? आँख लगाकर, ठीक ना, हम देखें तो हमें क्या लगेगा? हम यहाँ पे यदि आँख लगाकर देखेंगे, आँख ऐसे करके, तो हमें ये लगेगा कि ये जो रे हैं, ये जो रे हैं वो यहाँ से नहीं आ रही हैं, बल्कि यहाँ से आती हुई मालूम चल रही हैं। बात क्लियर है ना? मतलब हमें क्या लगेगा? हमें ये लगेगा, देखो एक चीज़ तो पक्की बात है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखता है? हमें ऑब्जेक्ट तब दिखता है जब उससे चलने वाली रे ऑफ लाइट हमारी आँख में पहुँचती है। तो यहाँ से ये वाली, तो ये वाली इधर भाग रही, ये वाली ना आ रही हैं, तो ये वाली हमारे आँख में पहुँचेंगी, ये वाली हमारी आँख में पहुँचेंगी। तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि ये रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो यहाँ से नहीं आ रही हैं, बल्कि यहाँ से आते हुए मालूम चलेंगे, ऐसा समझो। इसका मतलब मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिखकर मुझे यहाँ दिखेगा। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों? इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो ये उसका क्या है बच्चों? इमेज है। बहुत सही, ये तो बात ठीक ठाक समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इमेज देखो, ये इमेज बाबू कंटिन्यूअस वाली रे से नहीं बनी है। असली की जो एक्चुअल रे है वो तो दूर भाग गई है। एक्चुअल रे क्या हो रही है? एक्चुअल रे मिरर से दूर भाग जा रही है, ऐसे भाग जा रही है, ऐसे भाग जा रही है, तो ये इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं। तो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं किए, रियल में तो इंटरसेक्ट नहीं किए, लेकिन हाँ वर्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्ट की। मतलब असली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन नकली में हमें महसूस हो रहा है, हमारा ये आंखों का इल्यूजन है कि हमें ये लगेगा कि ये जो रे हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन क्या असली में इंटरसेक्ट करती हैं? ना। क्या रियल में इंटरसेक्ट करती है? ना। तो ये इमेज क्या रियल हुआ? ना। तो कैसा हुआ? वर्चुअल हुआ। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा बना बाबू? वर्चुअल इमेज। बहुत सही, बहुत सही, वर्चुअल। तो एक बात तो कंफर्म हम लोगों ने समझा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है बच्चों, वो कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। और इसकी एक खास बात और है कि
ये देखें, ये हमारा मिरर है बाबू। तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से रहता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, वही डिस्टेंस रहता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इसका मतलब ऐसे समझें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर वही डिस्टेंस होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ऐसे समझें। इसका मतलब होगा कि यक्स ओ एम बराबर यक्स आई एम, ऐसे समझ लें। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, ऐसे समझे। बहुत सही, बहुत सही, गुड गुड गुड, अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। एक काम करते हैं, जरा इन दोनों का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें मिलता क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी टी ऑफ यक्स ओ एम बराबर डी डी टी, ध्यान से समझना बाबू, डी डी टी। अच्छा अब देखें डी डी टी और ये एक्स आई एम है। बहुत सही, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक समझ में आ रहा है, बढ़िया है। अब देखें अभी क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है बाबू, बराबर है। यदि डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये यदि इसको ओरिजिन मान ले तो ये लेफ्ट में है तो ये राइट में है, ऐसा है। तो वेलोसिटी के केस में हम लोग डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसका मतलब हुआ कि इसको बोलेंगे कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन हम अपने मन से क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं कि यदि ये ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ भागेगा, मतलब मिरर के तरफ भागेगा तो ये भी मिरर के तरफ ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये यदि राइट के तरफ भाग रहा है तो ये किधर के तरफ भागेगा, लेफ्ट के तरफ भागेगा। इसका मतलब ये है कि ये समझ सकते हैं कि नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन shows that shows opposite direction of motion, डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन किसका मोशन, मेरा कि ऑब्जेक्ट इमेज का, तो ऑब्जेक्ट इमेज का मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बस ये समझें। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो मोशन की डायरेक्शन है बच्चों वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमने ये माइनस साइन लगाया। इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ भागेगी उसी स्पीड से ये इमेज भी मिरर के करीब आएगी, है ना। इसका मतलब ये है कि यदि इसको समझ लें कि ये ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर पर सेकेंड से मिरर के तरफ भाग रहा है तो ये इमेज भी कितने के तरफ आएगा, हाँ कितने की तरफ आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर के तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर के तरफ जा रहा है तो ये इधर के तरफ नहीं भागेगा, इसलिए नहीं भागेगा कि इधर भागेगा तो डिस्टेंस तो मैनेज हो नहीं पाएगी। इधर ये इधर आ रहा है तो इसको इधर आना पड़ेगा ताकि ये जो मिरर से और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है वो क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, इक्वल बनी रहे। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस को लेकर के और वहीं से हम लोगों ने स्पीड की बात कर लिया, ठीक, बहुत सही, गुड। अब बच्चों अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। मान लीजिए कि यदि हमें कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट लेना पड़े तो उसका इमेज कैसे बनाएंगे, तो उसका भी इमेज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमसे कोई पूछ दे कि वर्टिकल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा तो भी हम बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। यदि हमसे एक सिंपल सा सवाल पूछते कि चलो भैया कोई ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए कि कोई बंदा खड़ा है, तो ये है, तो ये बंदे की मुंडी है एरो वाली, है ना, कौन सी वाली, एरो वाली। ये एरो वाली क्या है बच्चों, बंदे की मुंडी है, ठीक है, और ये उसका बेचारे का पैर है, बहुत सही, गुड। अब होगा क्या कि इसका इमेज बना के दिखाओ, ये हमसे पूछ दे, ठीक है ना, ड्रॉ
आप रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक ना। तो ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम, तो हम क्या बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। बहुत सही, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे देखें। तो रे डायग्राम बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, इसके टिप से ऐसे गई तो फिर ऐसे ही तो चली आएगी ना बाबू, यहाँ से ऐसे गई तो ऐसे ही तो चली आएगी ना। बहुत सही, तो ये तो रियल में तो इधर भाग रही हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वर्चुअली ऐसे खींच लेंगे हम लोग, वर्चुअली ऐसे खींच लेंगे। बहुत सही। अब इसके टिप से मान लो ऐसे गई तो यहाँ पे क्या खींचना है, नॉर्मल। मान लो थीटा एंगल पे गई तो थीटा एंगल से वापस भी तो जाना है, तो थीटा एंगल से वापस, मान लो यहाँ से ऐसे आ गई तो यहाँ पे नॉर्मल आपने खींचा तो उसी एंगल से फिर इसको जाना भी तो है, थीटा से आया है तो थीटा से जाना भी है। तो अब ये आगे तो इंटरसेक्ट होगा नहीं, आगे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे इंटरसेक्ट, पीछे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पूरी कहानी टिप की है, तो यहाँ क्या बन गया, टिप। अब पूरे सब जगह से ऐसे रह जाती होगी ना, तो सब जगह बन जाता होगा, तो ऐसे देखें, ऐसे तो सब जगह ऐसे बन जाएगा, यहाँ देखें ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने, इमेज ये बना, इमेज कैसा बना बाबू, इमेज बना, वर्चुअल बना, और साथ में ये ए बी ऑब्जेक्ट है बाबू, तो ए इसका सिर है मतलब टिप है, तो यहाँ टिप बन गया ए डैश, और ये बी डैश, इसका मतलब वर्चुअल तो है लेकिन इरेक्ट भी है। तो बहुत सही, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनता है, इरेक्ट, चाहे प्लेन मिरर में इमेज बने चाहे स्फेरिकल मिरर में इमेज बने, जब भी वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि ये गाय और पूंछ का नाता है, ठीक है। तो ठीक है, यदि हाँ तो है ऐसा, ठीक, बहुत सही। तो हम बात कर लेते हैं, ये कहानी है। अच्छा, तो ठीक है, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसको टेढ़ा कर लें तो ये भी टेढ़ा हो गया, इसको सुता लें तो ये भी सूत जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे भी इमेज बनता रहता है। अब हम एक थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक प्लेन मिरर है और हम खड़े हैं, यदि हम उस प्लेन मिरर में हम अपना फुल बॉडी का इमेज देखना चाहते हैं, कितने बॉडी का इमेज देखना चाहते हैं, फुल बॉडी का इमेज देखना चाहते हैं, तो मिनिमम प्लेन मिरर की कितनी लेंथ होनी चाहिए, या हमारी हाइट यदि मान लीजिए h है तो हमारी हाइट के मुकाबले प्लेन मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर सी द फुल इमेज, तो ये देखते हैं। तो नया टॉपिक होगा मिनिमम, नया टॉपिक क्या होगा, मिनिमम साइज, मिनिमम, ये नया टॉपिक है, मिनिमम साइज ऑफ मिरर, लेकिन किस लिए, टू सी फुल इमेज। कौन सा इमेज बच्चा, फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं, बहुत सही, इसको भी देख लेते हैं कि क्या कितनी हाइट की ज़रूरत है। तो देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, मेहनत से पढ़ो एकदम, आप पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, एकदम अच्छा लगेगा, बहुत सही, बहुत समझदार है बच्चे लोग। ठीक, देखते हैं, ये देखिए, मान लो समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ये क्या बच्चों, प्लेन मिरर है। बहुत मज़ा आया, वाह 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 वाह। अब देखते हैं, यहाँ से प्लेन मिरर है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, हम भी ग्राउंड पे हैं, बहुत सही। ये क्या है बाबू, ग्राउंड है, और ग्राउंड पे किसको खड़ा कर दिए रहे हैं, कोई आदमी को खड़ा कर दे रहे हैं। आदमी का ये मुंडी है और आदमी का ये आँख है, मतलब ये मान लीजिए ऐसे मैं ही खड़ा हूँ, तो ये मेरी क्या है, आँख। अरे आँख थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक है, यहीं कर लीजिए, आँख है, ये हमारी आँख है, ये हमारा सिर है, और ये हमारा पैर है, इस तरीके से बात है। तो देखो होता क्या, हमें मिनिमम हाइट की ज़रूरत है, मतलब ये जो मिरर है वो कितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है ताकि हम पूरा अपनी इमेज देख सकें। तो देखो बाबू, ये हमारा आई है, क्या है, आई, मतलब ई लिखता हूँ, EYE, तो ये आई है, ई, ठीक है। अब बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और ये हमारा क्या भाव, पूरा हाइट है, हाइट ऑफ मैन,
बहुत सही। कुछ नाम हम रख लेते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं, बात समझ में आने लगेगी। अब जरा देखें, देखो बच्चों, ये तो बहुत इंटरेस्टेड है कि देखो हमें जैसे हम खड़े हैं तो हमें अपनी पूरी बॉडी का हर एक हिस्सा तब दिखेगा जब हर एक हिस्से से चलने वाली लाइट इस पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख में जाएगी। कहाँ कैसे दिखेगा भाई, एक बार फिर से समझते हैं कि मिरर सामने है तो मेरे हर एक हिस्से से, मेरे हर एक बॉडी के हिस्से से लाइट जाएगी मिरर पर और रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आंख में पहुंचेगी, तब मैं पूरे अपनी बॉडी के हर पोर्शन को देख सकूंगा। तो उसके लिए क्या है कि देखते हैं। देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड है। मान लीजिए कि ये लाइट ऐसे गई और हमारी आंख में पहुंचना है, तो यहाँ पे क्या खींचते हैं बच्चों, नॉर्मल खींचते हैं। क्या खींचते हैं, नॉर्मल। मान लो थीटा से, तो उतने ही एंगल से अब कहाँ पे आ रही है, आंख पर आ रही है। बहुत सही, ऐसे गई आंख पर आई। ओहो ओहो, बात तो समझ में आ रही है। ठीक ठीक ठीक, बहुत सही। अब इसको देखते हैं, इसको भी बनाते हैं इधर भी। अब यहाँ से देखो बच्चों, ये आंख में गई ना, यही आंख है हमारी, यही क्या है, आंख है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए गई, तो अब यहाँ पे भी अपने को क्या ड्रा करना है, तो नॉर्मल ड्रा करना है। तो फिर से ये आंख पर चली जाएगी ऐसे, जिस एंगल से आई आंख पर गई। बहुत सही, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब जरा देखो, ये हमारा पैर है, तो पैर से लाइट गई तो आंख में पहुंच गई। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक का मिरर का हिस्सा खत्म, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा खत्म, बस यही मिरर की हमें ज़रूरत है। तो ज़रा देखें इमेज कैसे कैसे बन रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट देखें, यहाँ से गया तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आया, तो इसका ये देखें ऐसे गया। बहुत सही। और अब देखें ये गया तो ऐसे, तो ये आया ऐसे, तो आया ऐसे, तो ऐसे आया। तो थोड़ा सा देखें ऐसे, एकदम बढ़िया से बना लें, बढ़िया से बनाएं, हाँ ऐसे। अब ये देखें, अब ये यच से, ये देखें ध्यान से देखें, ये मान लीजिए कि ए हो गया, ये ई हो गया, ये बी हो गया, ये यम हो गया, ये यम डैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, अब ये बी से पूरी कहानी है, तो यहाँ पे क्या बन गया, बी डैश बन गया, और ये पूरी मेरी बॉडी बन गई। बहुत सही, ठीक है। ये देखें, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अच्छा, ये हमारा फुल इमेज है। ये क्या है, फुल इमेज। ये है बाबू फुल इमेज, ये हमारा फुल इमेज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखें, अब स्थिति क्या है, जरा ध्यान से देखें तो मज़ा आ जाएगा। इसको थोड़ा सीधा बना लो यार, हाँ ऐसे 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 ऐसे। ये है हमारा बी डैश, ठीक है, एकदम साइज में बराबर होगा, साइज में एकदम, ये मत समझिएगा कि अलग अलग होगा, साइज में इक्वल होगा। ठीक है, बहुत सही। अब देखें कुछ तो है, अब ये ए है तो ये ए डैश है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए यक्स है, तो यहाँ से भी यहाँ तक डिस्टेंस होगी यक्स। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, गुड गुड गुड। अब देखें क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि y है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, y होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि z है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस क्या होगी बाबू, z होगी। बेसिक है, क्योंकि ये एंगल सेम है, तो ये साइड भी सेम होगी। ये एंगल सेम है, तो साइड सेम होगी। बहुत सही, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब देखें, अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो ट्रायंगल है ई, देखिए ई ए डैश बी डैश, ठीक ना, उसमें जो यम और यम डैश है वो पैरेलल टू बी ए डैश बी डैश है। इसका मतलब ये है कि देखें, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल ई यम यम डैश और ई ए डैश बी डैश आर सिमिलर ट्रायंगल हियर। तो हेयर समझेंगे, हियर फ्रॉम ज्योमेट्री के हिसाब से ट्रायंगल
ई यम यम डैश सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश, ये चीज है। अच्छा सिमिलर है तब हम थेल थ्योरम लगा सकते हैं। तो डियर फोर देखो, डियर फोर तब क्या होगा, थेल थ्योरम ये कि ये साइड अपन ये साइड, इसका मतलब यम यम डैश अपान यम यम डैश अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू हम करते हैं इसकी ये डिस्टेंस तो इसकी पूरी डिस्टेंस, मतलब इसका यक्स लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का ये पूरा ले लेंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखें यम यम डैश क्या है, मिरर की हाइट है, ये किसकी हाइट है, मिरर की हाइट है। इसका मतलब ये क्या है बाबू, ये पूरा, अब देखें पूरा ये एच है तो ये स्मॉल एच है, स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ क्या बाबू, मिरर, बहुत सही, ठीक ठीक ठीक। तो ये देखें, तो ये ऐसे समझ लें कि अब देखें तो यम यम डैश अपान ए डैश बी डैश क्या है, एच है, बराबर एक से एक छमछम हो गया तो 1 क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब यहाँ से सॉल्व करें बाबू तो यम यम डैश बराबर एच बाई क्या, एच बाई 2। इसका मतलब यम यम डैश क्या है, तो डियर साइज या हाइट ऑफ मिरर, ऐसे कह सकते हैं, साइज या हाइट ही लिख लीजिए, हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू क्या है, 1/2 हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन, ऐसे समझ लें। इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड मिरर की जो मिनिमम हाइट चाहिए फुल बॉडी देखने के लिए वो हमारे हाइट का आधा चाहिए। यदि मान लीजिए कि मेरी हाइट जो है 5 फीट की है, 5 फीट की है, तो मुझे अपना पूरा इमेज देखने के लिए सामने मिरर कितने का चाहिए, 2.5 फीट का चाहिए। मतलब यही है कि यदि समझिए कि आदमी है ना, आदमी की हाइट यदि आदमी की हाइट कितनी बाबू, आदमी की हाइट जो है वो मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि 6 फीट है, कितने फीट है बाबू, 6 फीट है। तो पूरी इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी की जरूरत है, तो मिरर की हाइट कितनी, मिनिमम मिरर की हाइट कितनी चाहिए, तो इसका हाफ चाहिए। तो डियर फॉर रिक्वायर्ड साइज ऑफ मिरर बराबर क्या होगा बाबू, 6/2 मतलब 3 फीट। हाँ तो 3 फीट में हमारा काम हो जाएगा, हम पूरा बॉडी अपना देख लेंगे। तो ये चीज़ है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था बाबू, इसको दिमाग में रखेंगे, बहुत मजा आया, वाह वाह, ठीक है, गुड। तो समझे इसको, बहुत कुछ किया नहीं गया है, बेसिक है, इसको बस ज्योमेट्री लगाए हैं, बस ये अपान ये बराबर इसका ये वाला, तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का पूरा ये वाला, बस वही काम किए हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि 2 मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उनके कितने इमेजेस बनते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 मिरर्स, ठीक है। तो हेडलाइन चेंज करते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग हेडलाइन चेंज किए हैं और अब हम लोग सीखेंगे कि 2 मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें तो उनके कितने इमेजेस बनेंगे। तो ये अपने को सीखना है बच्चों, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अच्छा लगेगा। अब देखें, देखो तो हमको सीखना है कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between 2 मिरर्स, 2 मिरर के बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उनका कितने इमेजेस बनते हैं ये निकालते हैं। तो देखें कई सारा कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन ये है कि व्हेन बोथ मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक ना। तो पहली कंडीशन ये लगाते हैं व्हेन बोथ मिरर
बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ये काम करते हैं, है ना। पैरेलल टू ईच अदर, पहला केस तो यही है कि दोनों मिरर कैसे हो बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे में ऐसे समझिए, ये दोनों क्या है बाबू, मिरर हैं। और थोड़ा बढ़िया बनाते हैं यार, और ये देखो, यहाँ देखिए, ये एक और हो गया, ये देखिए देखिए देखिए, हाँ ये दोनों क्या है, ये मिरर नंबर 1 है और ये क्या है बाबू, मिरर नंबर 2 है। दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। बहुत सही, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम करते क्या हैं कि इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यही ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत सही बहुत सही। अब मान लीजिए कि ऐसे सीधा आया, सीधी ऐसे लाइट आई तो ऐसे चला भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप खींच लो एक लाइन इसी पर होते हुए, ऐसे इसी वाली लाइन पे पूरा इमेजेस बनेंगे। देखें कैसे, मान लीजिए कि यहाँ से लाइट आई, ठीक है, तो यहाँ से आई तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ऐसे करके जाएगी, फिर यहाँ आई, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे भागेगी। अब इमेजेस कैसे बनेंगे देखो बाबू, ये पहले मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ इधर, तो इसके द्वारा इमेज बन गया इधर। यहाँ से देखें, पहला इमेज बना, मान लो I1 बन गया, क्या बन गया, I1। यहाँ देखो बाबू, ये जा रहा है तो इसके द्वारा इमेज बन जाएगा इधर, ये देखें इधर, ठीक है। तो ये मान लो ये मिरर नंबर किससे बना है बाबू, मिरर नंबर 1 से बना है तो I1 करते हैं, मिरर नंबर 2 से बना है तो ये I2 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखें, फिर अब क्या है कि इससे फिर एक बनेगा ऐसे करके, और इससे फिर एक बनेगा। तो मान लो I1 है और दूसरा इमेज है, ऐसे समझे, I1 मतलब मिरर 1 से दूसरा इमेज, ठीक ना, ऐसा समझे। या ऐसे कर लें, ब्रैकेट में कर लेंगे, दूसरा कर लें, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। ओ हो, ठीक। अब देखें, अब क्या कहानी है कि यदि और इस मिरर को आगे बढ़ाए होते तो इससे ये जाता, ठीक है, तो ये जाता तो एक इनसे भी इमेज आपका बन जाता, तो ये I2 बनता लेकिन दूसरा बन जाता, तो ऐसे ही बनता, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते 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 देखो बाबू, इतना यहाँ से यहाँ तक हम गैप रखे हैं ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि गैप ही हो, एकदम गैप नहीं रहता, एकदम पॉइंट पर गिरते रहते, इनफाइनाइट इमेज बनती है। कितनी इमेज बनती है, इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर इमेजेस इक्वल टू इनफाइनाइट, माने अनगिनत बनेंगे, बहुत सारी बनती, गिन नहीं पाएंगे अपने को, है ना, ऐसे गिन नहीं पाएंगे। ये तो ठीक है, ये तो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक बात है, ठीक। अब हम करते क्या हैं कि अब दोनों मिरर्स इंक्लाइंड रहेंगे, क्या रहेंगे, बोथ मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा केस, अगला केस, हाँ, अगला केस क्या बनाना है कि बोथ मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, बहुत सही बहुत सही। तो अगला केस बनाते हैं, टू बोथ मिरर्स आर inclined टू ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइंड हो तब की बात करते हैं। एक दूसरे से इंक्लाइंड हो तो कैसे बनेगा, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक 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 ठीक। ये देखते हैं, तो मान लीजिए कि ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, हाँ सीधा बनाते हैं यार, ये ऐसे 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 आ गया, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से हो रहा है। सपोज करो बाबू कि ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। दोनों के बीच में एंगल क्या है बाबू, थीटा है, बहुत सही, थीटा है। तो होता क्या है, ध्यान से समझना, मान लो इनके बीच में ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, या तो सिमेट्रिकल रख सकते हैं, सिमेट्रिकल का मतलब θ/2 पर, और ये θ/2 पर, मतलब एंगल बाइसेक्टर पर ये ऑब्जेक्ट है। तो या तो θ/2 एंगल बाइसेक्टर पे रख सकते हैं, या तो कहीं भी रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक आध छोटा छोटा रूल्स आते हैं, और हम दो रूल्स तरीके से सीखेंगे।
दो नियम से सीखेंगे। एक देखिए यहाँ क्या है देखते हैं होता क्या है कि इसमें आएगा कि नंबर ऑफ इमेजेस। पहला केस में बात करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस, फर्स्ट ए वाले में नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू हो जाएगा 360/θ-1। ये समझे, बात समझ में आ रही बाबू? ये समझे ये कब की बात है कि जब ऐसा समझे कि ये 360/θ हमारा इवन आ रहा है तो थोड़ा रुक, हाँ ये इफ यहाँ लिख रहे हैं इफ 360/θ इज क्या इवन, पहली केस है। तो यदि 360/θ इवन है, ठीक ना, 360/θ तो ये नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। अगला कंडीशन हो जाएगा कि इफ 360/θ इज ऑड, क्या हो बाबू? ऑड हो, क्या हो? ऑड हो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 360/θ-1 होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे होना चाहिए। तो ये लिख सकते हैं कि ठीक ना, इफ ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर पे हो। बहुत सही, मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कि जितना दोनों के बीच में एंगल हो उसके बीच में सिमेट्रिकल हो, आधे आधे एंगल पे हो। जैसे दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री का है तो ऑब्जेक्ट 15-15 डिग्री पे हो। ठीक है, एक और कंडीशन है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब देखें अगली कंडीशन क्या हो जाएगी। तो बहुत बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब देखो इफ ध्यान से देखें, इफ 360/θ इज नॉट इंटीजर। हाँ ऐसे नॉट इंटीजर मतलब नॉट इंटीजर की ऑड कह लो। इफ 360/θ इज ऑड, मान लीजिए क्या हो रहा है? ऑड हो रहा है और बाइसेक्टर नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस, तो देखो एंड यहीं पे लिख लीजिए एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तब क्या होगा? तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस बराबर हो जाएगा आपका 360/θ। केवल यही होना है। बहुत सही। एक और कंडीशन होगी कि इफ 360/θ इज नॉट इक्वल टू इंटीजर ना हो, तब नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा, इमेजेस बराबर नियरेस्ट इवन नंबर। कैसा नंबर बाबू? इवन नंबर। तो ये चीज़ समझना है, बहुत सही। ये कुछ चीज़ें अपने को हमेशा के लिए क्या रखनी है बच्चों? याद रखनी है। अभी हम एक और तरीका बताएंगे जिससे और अल्ट्रा क्लियर हो जाएंगे आप, तो इसको याद रखें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। तो एग्जाम्पल ये है आपका कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि इसी में हम बात कर लेते हैं देखिए, मान लीजिए कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। और हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके बीच में रखा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में रखा हुआ है। और पता नहीं कि कितना, मतलब कहीं भी रखा हुआ है, अनसिमेट्रिकल, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, ठीक ना, ऐसे समझिए। एंगल बाइसेक्टर पे ना होने का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ से एंगल पे हमने 10 डिग्री पे रख दिया और यहाँ पे एंगल पे हमने 20 डिग्री पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा, मज़ा आया। ओ ठीक है। अब देखते हैं, तो इस पे हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं 360/θ पर। तो 360/θ का मतलब 360/30, तो कितना आ रहा है बच्चों? फटाफट बताएं। ये खत्म, 12 3 36, 12 आ रहा है। क्या आ रहा है?
12 आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? 12 आ रहा है। तो 12 का मतलब क्या आया? 360/θ एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेजेस बनेंगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 12 - 1 का मतलब 11 इमेजेस बनेंगी। कितनी इमेजेस बनेंगी? 11 इमेजेस बनेंगी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। ठीक है, अब सोचो कि यदि हम इसमें एंगल बाइसेक्टर पे भी रख देते ना तो वही आता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इवन आएगा तो ये केस लगाएंगे। अब देखो, यदि ऑड आ रहा है और ऑड आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस इतना होगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है एंगल बाइसेक्टर पे होना चाहिए। जैसे इस पर एग्जाम्पल एक देते हैं, बहुत से इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल बनेगा। ध्यान से देखें, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो, मान लो कि दो मिरर हैं, ऐसे हैं, और हाँ ठीक, तो ऐसा रखते हैं कि ऑड आए, तो ऑड आने का मतलब एंगल क्या रखा जाए कि कट जाए। ऑड आए का मतलब ये है कि 20 तो रख लिया जाए। हाँ, ऑड लाना है तो ऑड लाने के लिए रख लें, कुछ भी रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे ऐसा समझो, मैं कोई एंगल वैसे ले रहा हूँ 40 डिग्री। हाँ, 40 पे आ जाएगा। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 40 पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे 20 पर और इससे 20 पर। बहुत सही, 20 डिग्री पे रखा हुआ है। 20 खेल रहा है ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से। ये मिरर 1 है और ये क्या है बाबू? मिरर 2 है। जरा ध्यान से समझना। अब देखो, अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, तो चेक करो 360 बाई क्या 40, तो कितना आ रहा है भैया? खत्म। तो 4 9 36, 9 आ रहा है। 9 क्या है? एक ओड है। और ओड है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? ये। तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे इसमें? इसके इमेज कितने बनेंगे? तो 360 मतलब 9 - 1 बराबर 8 बनेंगे। बहुत सही, बहुत सही। अब इस पर भी देखते हैं। अब वही बाइसेक्टर ना हो, बाइसेक्ट ना करे, मतलब बाइसेक्ट ना करें, तो अगला कंडीशन पे देखते हैं। इस वाले पे जरा एक आध देख लेते हैं। इसी वाले एंगल से देखते हैं हम लोग, इसी वाले एंगल से देखते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि ये मिरर है हम लोग का और ये मिरर है बच्चों, और इसके बीच में 40 डिग्री का एंगल है। अब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस वाले से 10 डिग्री एंगल पे और इस वाले से 30 डिग्री एंगल पे। अब ये ऑब्जेक्ट क्या बाबू? एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। तो पहले तो ये ऑड तो आना ही आना है। 360/θ चेक करते हैं, मतलब 360/θ का मतलब 360/40, तो आएगा कितना? 9 आ रहा है। कितना आ रहा बाबू? 9 आ रहा है। तो 9 आने का मतलब है कि अब क्या करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर केवल कितना हो जाएगा? नंबर, इफ इतना ही डॉट ऑब्जेक्ट इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, तो नंबर ऑफ इमेजेस इतना ही हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आया वही हो जाएगा बराबर 9। ये चीज़, और वही 20 पर आ गया होता तो 8 हो जाते, जो कि पहले केस है। उसके बाद इंटीजर यदि नहीं हो रहा है, तो इस पर देखते हैं एक आध एग्जाम्पल, तो देख लेते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा, मजा आएगा। अब देखते हैं, ये देखें, हाँ 70 डिग्री एंगल लेते हैं। कितना डिग्री लेते हैं? 70 डिग्री लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? 70 डिग्री लेते हैं। इमेज ऑब्जेक्ट चाहे एंगल बाइसेक्टर पे हो चाहे ना हो, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें नंबर ऑफ इमेजेस देखेंगे। तो पहले 360/θ पर चेक करते हैं। तो ये चेक करेंगे तो कितना आएगा बाबू? तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 35 और फिर बचा कितना? एक बचा, तो 7 मतलब कुछ ऐसा, मतलब 5 पॉइंट कुछ ये आ रहा है। तो ये तो इंटीजर नहीं है, इट इज़ नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है बाबू, तब क्या करेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो नियरेस्ट इवन नंबर होगा। तो इसके नियरेस्ट इवन नंबर, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस बराबर नंबर ऑफ इमेजेस। तो देखो बाबू, 5.1 के नियरेस्ट इवन नंबर,
तो या तो 6 होगा या तो 4 होगा। अब बताओ 5.1 को 6 बनाना आसान है कि 4 बनाना आसान है? तो 6 बनाने के लिए केवल 0.9 इसमें जोड़ देंगे और 4 बनाने के लिए आपको 1.1 घटाना पड़ेगा, जो कि 1.1 बड़ा है, इसलिए हमको कौन सा ये कहानी है। तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बात होगी। अच्छा, ये तो हमने एक तरीका सीखा भी, एक और तरीका हम आपको सिखाते हैं नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर एक और तरीका हम सिखाते हैं, बहुत मजा आएगा, टेंशन ना लो। ओके ओके, आते हैं नेक्स्ट मेथड। तो एक और बेहतरीन मेथड है, उसको भी हम सीखते हैं। बेहतरीन मेथड क्या है, ऐसे देखें, बेहतरीन मेथड क्या है उसको भी सीखते हैं। अल्टरनेटिव मेथड करके सीखते हैं, है ना, ऐसे अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड फॉर नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ क्या बाबू, इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए अल्टरनेटिव मेथड। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कैसे हम लोग करेंगे। मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे इमेज है, दो मिरर है, मिरर नंबर 1 है और ये मिरर नंबर क्या बाबू 2 है। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और मान लो हमने ऑब्जेक्ट रखा, इससे 10 डिग्री पे रखा और इससे 20 डिग्री पे रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा। अब हमें पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, क्या बाबू, नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं। तो एक तरीका कैसे, ये मिरर नंबर 1 लिखो यहाँ और ये मिरर नंबर क्या लिखवाओ 2। तो यहाँ मिरर नंबर 1 से पहले ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है 10 डिग्री का और इससे बना रहा है 20 डिग्री का। अब करना क्या है कि इनमें ऐसे, इनमें जितना दोनों मिरर के बीच का एंगल है जोड़ते जाते हैं। तो इसमें प्लस करेंगे 30 डिग्री, इसमें भी प्लस करेंगे 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री क्या है, दोनों मिरर के बीच का एंगल है। तो जो ये देखो, पहले क्या करेंगे, दोनों मिरर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मिरर 1 से कितना एंगल पे है वो यहाँ लिखेंगे और मिरर 2 से कितना एंगल पे है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो बीच का एंगल है दोनों मिरर का वो जोड़ते जाएंगे। तो ये जोड़ो बाबू 40, 50, आप देखें, फिर जोड़ लो 70, 80, फिर जोड़ लो, ऐसे जोड़ते जाओ 80, 110, 100, फिर जोड़ते जाओ 130, फिर 140। अब 140 में और जोड़ो बाबू, तो 140 में जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, 140 में जोड़ोगे 170 और इसमें जोड़ोगे तो आप नहीं 180 आएगा, सॉरी 180, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो 170। आप जोड़ेंगे बाबू तो ये 180 से ज़्यादा हो जाएंगे तो स्टॉप कर देंगे, नहीं ले जाएंगे। 180 से जब भी ज़्यादा हो तो स्टॉप कर देंगे। एक आप थोड़ा ऊपर लिख कर दिखाते हैं, ये नीचे हो गया, कट गया होगा तो ऊपर लिखते हैं जरा, ऊपर ऊपर कट गया होगा ये, देखो बाबू, यहाँ मिरर 1 लिखें, यहाँ मिरर 2 लिखें। अब मिरर 1 से कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का, इससे कितना डिग्री का है, 20 डिग्री का। जोड़ते जाएं तो 20 में 30 जोड़ें, ये जो एंगल है दोनों मिरर के बीच का 50, इसमें जोड़ें तो कितना हो जाएगा 40, 40 में फिर जोड़ें, 50 में 30 जोड़ें तो 80, और इसमें 70, 70 में 30 जोड़ें 100, 80 में 30 जोड़ें 110। अब देखें 100 में 30 जोड़ें 130, इसमें जोड़ें 140, 140 में जोड़ें 170, 180, फिर गड़बड़ हो रहा है 180, अरे ठीक तो है, हाँ 140 में 30 जोड़ें कितना हो जाएगा 170, फिर 130 में 30 जोड़े 160। अब 160 में 30 जोड़ेगे बाबू ना तो 180 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें भी 30 जोड़ोगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब आगे हम लोग नहीं ले जाएंगे, स्टॉप। क्या करेंगे, स्टॉप, बिकॉज, क्यों स्टॉप करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट एंगल become more than 180 डिग्री। जब भी 180 से ज़्यादा होने लगे तो रोक देंगे, ठीक है, रोक देंगे, बिल्कुल रोक देंगे। अच्छा, अब जरा एक चीज़ देखते हैं, देखो बाबू, अब जरा एक चीज़ देखते हैं,
जो लास्ट एंगल दोनों आए हैं इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं 170 प्लस 160, ध्यान दें, और साथ में जो दोनों मिरर के बीच का एंगल था उसको जोड़ते हैं। अब देखो ऐसा जोड़ने का पर्पज क्या है अभी हम बताते हैं। ये देखिए तीनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 30 और 170 हो जाएगा 200 200 360, कितना आ रहा है बाबू 360। इसका मतलब 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री जब भी देखो लास्ट वाले जब भी आप बनाओ ना तो लास्ट वाले दोनों एंगल और जो मिरर के बीच का एंगल है उसको तीनों को आप जोड़ के देखो, यदि 360 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये और ये इमेज दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे। दोनों क्या कर रहे होंगे कोइंसाइड, एक पर ही, मतलब जहां पे ये बन रहा होगा इमेज वहीं ये भी बन रहा होगा दोनों, तो दोनों एक ही पे बन रहे होंगे तो दोनों दो अलग अलग ना होकर के एक इमेज हो जाएंगे। इसका मतलब इट मीन्स लास्ट टू images coincide one another, coincide to each other, images coincide, क्या कर जाएंगे बाबू coincide to each other, एक दूसरे पर क्या कर जाएंगे coincide कर जाएंगे, ठीक है ना। तो coincide कर गए तो ये दोनों मिलकर एक हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस बराबर कितने बनेंगे बाबू 11, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर क्या बनेंगे 11। और आपने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि जब ऐसे लिए थे तो प्रीवियस वाला तरीका 360 बाई 30 करके देखे थे तो कितना आ रहा था 12, इवन आ रहा था, तो इवन आ रहा था तो नंबर ऑफ इमेज क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज तो ऐसे बनाए थे ना 360 बाई थीटा -1 करके, तो इसका मतलब इसका 12 आ रहा है -1 मतलब 11, तो इस तरह भी नंबर ऑफ इमेजेस 11 आ गए और इस तरह भी नंबर ऑफ इमेजेस 11 आ गए। इसमें बस खास बात ध्यान देनी है कि कोई देख लेना है एक बार, कोइंसाइड करे तो ठीक है, ना कोइंसाइड करे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रोकना कहाँ है कि 180 से जब भी ज़्यादा होने लगे तो रोक देंगे और नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। कोइंसाइड चेक करना है तो एक बार चेक कर लेंगे, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। करेगा तो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे और नहीं करेगा तो अलग अलग हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखो, मान लेते हैं कि जैसे ये दो मिरर हैं, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट है बाबू, इधर से 20 डिग्री पर है और इधर से 40 डिग्री पे है। नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं सेम यही प्रोसेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, ये देखिए, हाँ यहाँ मिरर 1 और यहाँ मिरर 2। मिरर 1 से कितना ऑब्जेक्ट एंगल बना है 20 डिग्री, मिरर 2 से कितना बना है 40 डिग्री। ध्यान से देखो, ऐड करते जाएंगे, 20 में वो जो 60 है वो ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे बाबू कितना हो जाएगा फटाफट बताएं, तो हाँ 100 हो जाएगा। फिर ऐड करते हैं, 100 में आपका 60 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 160, इसमें ऐड करेंगे तो 140 और फिर ऐड करेंगे तो अब देखो, अब 60 ऐड करेंगे तो 180 से क्या हो जाएगा बाबू, हाँ इसमें 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टॉप। और ज़रा चेक करते हैं कि कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको 140 प्लस 160 प्लस 60, तो देखो बाबू फिर से देख रहे हैं क्या कर रहा है कि 0 0 0 हैं, तो 6 6 12 4 16 को 6 और 2 1 3, फिर से कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब ये कोइंसाइड कर गया तो ये दोनों मिल करके एक हो जाएंगे। तो एक ये एक इमेज 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर क्या आ जाएंगे बाबू, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 5, ऐसे हो जाएंगे। बहुत सही, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, अब हम करते क्या हैं कि इसको बीच में रखते हैं। किस में रखते हैं बाबू, बीच में रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भी रखेंगे तो वही आएगा, ठीक है।